हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएजीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। चाहे वो पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ना पूछे ये हो ही नहीं सकता है। तो आप जरूर ध्यान से देखें। मेरे अगर क्लास को आप फॉलो करते रहेंगे तो आप जरूर से जरूर एग्जाम में अगर कोई भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है। ठीक है, फिर से सुनिए। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है पुणे, ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। बताइए कि मर्सर ने क्या किया है। मर्सर ने लिविंग क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, लिविंग क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है। तो इंडेक्स जो जारी किया है उसमें भारत का कौन सा शहर जो है वो शीर्ष स्थान उसको मिला है। तो बताइए कौन सा शहर ऐसा है जिसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसे प्राप्त हुआ है। तो हैदराबाद को। ठीक है, दरअसल ऐसा है कि मर्सर ने क्या किया है, लिविंग क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, मर्सर ने क्या किया है, लिविंग क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है। लिविंग क्वालिटी मतलब क्या होता है, मतलब जीवन की गुणवत्ता जिस शहर में ज्यादा हो उसका इंडेक्स जारी किया है किसने, मर्सर ने। ठीक है, तो हैदराबाद भारत में हैदराबाद शीर्ष पे है जहां पे लिविंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मतलब गुणवत्ता अच्छी है। मतलब लिविंग क्वालिटी का मतलब आप क्या समझते हैं, जो शिक्षा में, क्लाइमेट में, इन्वायरमेंट में, सारी चीजों में मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हो उसे ही लिविंग क्वालिटी कहते हैं। तो लिविंग क्वालिटी में भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हैदराबाद शीर्ष स्थान पे है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखें तो पहली बार जो ये मर्सर ने लिविंग क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पहले स्थान पे कौन है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पे कौन है। तो वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक किसकी है, वियना। अब वियना किसकी राजधानी है बताइए जरा, वियना किसकी राजधानी है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, बार बार मैं बोलती हूँ ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो वियना को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है लिविंग क्वालिटी इंडेक्स। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स में वियना को फर्स्ट रैंक प्राप्त है। अब वहीं पे सेकंड रैंक किसको प्राप्त है, सेकंड पे कौन है, तो ज्यूरिख है। सेकंड पे ज्यूरिख है। और भारत का अगर देखा जाए, भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो स्थान है 153। ठीक है, तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, 153। ठीक है, तो भारत को पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो लिविंग क्वालिटी इंडेक्स में 153वां रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है। फिर से सुनिए, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विजय अमृतराज, ऑप्शन नंबर बी है लिएंडर पेस,
लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर सी है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन नंबर डी है ए व बी दोनों। बताइए क्या सही होगा। बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए, सोच के बताइए। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशियाई पुरुष, ठीक है, एशियाई पुरुष। टेनिस खिलाड़ी, एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी। तो बताइए कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम यानी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशियाई पुरुष खिलाड़ी, मतलब एशिया के पुरुष खिलाड़ी जो हैं, एशिया के पुरुष टेनिस खिलाड़ी जो हैं वो कौन कौन है जो कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तो कौन कौन शामिल हुआ है, तो विजय अमृतराज शामिल हुए हैं और लिएंडर पेस शामिल हुए हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों सही है। ठीक है, कौन कौन शामिल हुआ है, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, ये दोनों शामिल हुए हैं। ठीक है, अब इसी में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन सी महिला खिलाड़ी, महिला एशियाई महिला खिलाड़ी शामिल हुई है, तो बताइए। एशियाई महिला खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, एशियाई महिला, कौन सी एशियाई महिला खिलाड़ी शामिल हुई है, तो कौन सी महिला खिलाड़ी शामिल हुई है, तो आपको पता होगा कि लीना, बताइए लीना शामिल हुई है, लीना शामिल हुई है। ठीक है, अब ये जो लीना है कहाँ की है, तो चीन की है, चीन की है। ठीक है, तो देखिए, तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुआ है, कौन सा एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी शामिल हुआ है, तो कौन सा एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी शामिल हुआ है, तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, ये दोनों शामिल हुए हैं। और अगर एशियाई महिला खिलाड़ी की बात की जाए, एशियाई महिला खिलाड़ी की बात की जाए तो लीना जो कि चीन की हैं, वो शामिल हुई है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दुबई COP28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे मिला है, बताइए 2023 किसे मिला है। फिर से सुनिए, दुबई COP28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे मिला है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है निखिल डे, ऑप्शन नंबर बी है पुष्पा भारती, ऑप्शन नंबर सी है वॉन की मून और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर अतुल शाह। बताइए किसे आपको कॉप में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 मिला है, तो ये आपको बताना है। तो किसे मिला है, अतुल शाह को, डॉक्टर अतुल शाह को रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 मिला है। किसके अंदर, कॉप के अंदर, COP28। तो COP28 का जो आयोजन हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे हुआ है, तो दुबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, दुबई में हुआ है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, COP28 के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष तो कौन थे, बताइए, सुल्तान जबेर, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। सुल्तान जबेर क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, COP28 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो दुबई में हुआ है। COP28 का आयोजन दुबई में हुआ है और इसके अध्यक्ष जो थे वो सुल्तान जबेर थे। ठीक है,
आप बताइए कि जो डॉक्टर अतुल शाह है, डॉक्टर अतुल शाह है, इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया, सबसे पहले तो ये क्या है, प्लास्टिक सर्जन है, ठीक है, डॉक्टर अतुल शाह प्लास्टिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन है ये। और इन्हें किस लिए पुरस्कार दिया गया? तो कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग के इलाज के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है, यानी लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, ठीक है। और जो ये कुष्ठ रोग फैलता है वो जीवाणु से, यानी बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, जीवाणु, बैक्टीरिया से ये रोग फैलता है। कुष्ठ रोग जो है वो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। और जो डॉक्टर अतुल शाह हैं, इन्हें अभी COP28 के अंदर रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? कुष्ठ रोग के इलाज के लिए, यानी लेप्रोसी के इलाज के लिए दिया गया है। और ये एक प्लास्टिक सर्जन भी हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से नोट डाउन करिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ये है, हाल ही में डेकाकॉन बनने वाला भारतीय ब्रांड कौन सा है? फिर से सुनिए, हाल ही में डेकाकॉन बनने वाला भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है SBI, ऑप्शन नंबर बी है बायजूस, ऑप्शन नंबर सी है पेटीएम यानी पेट कम करो, ऑप्शन नंबर डी यानी IPL। बताइए क्या होगा? तो डेकाकॉन पहले हम समझते कि क्या होगा। तो स्टार्टअप, पहले हम देखते हैं स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप, तो स्टार्टअप का जो बड़ा रूप है, स्टार्टअप का बड़ा रूप यूनिकॉर्न कहलाता है। स्टार्टअप का बड़ा रूप यूनिकॉर्न कहलाता है। और यूनिकॉर्न का बड़ा रूप क्या कहलाता है? यूनिकॉर्न का बड़ा रूप क्या कहलाता है? डेकाकॉन, ठीक है। तो देखिए, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू अगर $1 बिलियन से अधिक होगा, अधिक या $1 बिलियन होगा, $1 बिलियन होगा, तो यूनिकॉर्न कहलाएगा, यूनिकॉर्न कहलाएगा। और अगर ब्रांड वैल्यू 10 बिलियन होगा, तो आपका क्या कहलाएगा? डेकाकॉन, डेकाकॉन। तो डेकाकॉन अब कौन बन गया है, ठीक है। डेकाकॉन बनने वाला भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो कौन सा है आपका? IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग आपका डेकाकॉन बनने वाला भारतीय ब्रांड बन गया है। इसकी जो प्रॉफिट है कितनी है? $10.7 बिलियन, ठीक है, $10.7 बिलियन इसका प्रॉफिट है, ठीक है, ठीक है, 10.7 बिलियन इसका प्रॉफिट है। इस वजह से ये आपका डेकाकॉन बन गया है, ठीक है, डेकाकॉन बन गया है, ठीक है। कौन? IPL, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होंगे? ठीक है, फिर से सुनिए, राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होंगे? तो कौन शामिल होंगे? आपको ऑप्शन नंबर ए है PM, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा विपक्ष के नेता, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए उपर्युक्त सभी, या फिर PM, या तो फिर यूनियन मिनिस्टर, या फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता। बताइए कौन होगा? तो पहली बात तो देखते हैं कि ये जो विधेयक पास हुआ है, विधेयक कहाँ पास हुआ है? राज्यसभा में। जो विधेयक पास हुआ है वो कहाँ पास हुआ है? राज्यसभा में,
ठीक है। अब ये जो विधेयक है ये किस प्रकार का विधेयक है ना, विधेयक पास हुआ है तो किस प्रकार का विधेयक यानी बिल पास हुआ है, तो बिल इस प्रकार पास हुआ है, चुनाव आयोग की नियुक्ति यानी चुनाव आयोग जो है चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए ये बिल पास हुआ है। और कहां से पास हुआ है, तो राज्यसभा में पास हुआ है। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति यानी एक सिलेक्शन कमेटी की नियुक्ति की जाएगी, एक मतलब गठित की जाएगी, एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन होगा, ऐसा आदेश था सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि भैया चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए आप एक चयन समिति का गठन करिए। ठीक है। चलिए मान लिया सरकार ने कि हमें एक चुनाव समिति का गठन करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही थी कि उसमें 3 सदस्य होने चाहिए, उस चयन समिति में 3 सदस्य होने चाहिए। और वो 3 सदस्य कौन कौन से होने चाहिए, तो पहला तो प्रधानमंत्री खुद होंगे। ठीक है। पहला प्रधानमंत्री खुद होंगे, और दूसरा क्या होगा, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे दूसरा, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। ठीक है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया कि इन्होंने तो मान लिया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए चयन समिति का तो गठन इन्होंने कर दिया, चयन समिति का गठन तो इन्होंने कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि अपने मतलब पीएम प्रधानमंत्री को तो शामिल किया, उस चयन समिति में प्रधानमंत्री को शामिल किया, केंद्रीय मिनिस्टर को भी शामिल कर लिया, यानी सुप्रीम कोर्ट को हटा दे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI को इन्होंने इसमें शामिल नहीं किया, बल्कि पीएम इसमें खुद रहेंगे, केंद्रीय मिनिस्टर्स रहेंगे और आपका लोकसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे। ठीक है। यानी इन्होंने मुख्य न्यायाधीश को इसमें शामिल नहीं किया है। वो इसलिए शामिल नहीं किया है कि जब इसमें 3 सदस्य एकदम अलग अलग पार्टी के हो जाएंगे यानी अलग अलग हो जाएंगे तो इनका क्या होगा कि बहुमत नहीं बन पाएगा, आप देख सकते हैं कि पीएम और केंद्रीय मंत्री दोनों तो एक ही है, पीएम प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री तो एक ही है। ठीक है। तो ये मिलकर अपना बहुमत बना सकते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश होते तो इनका बहुमत बनना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर केंद्रीय मिनिस्टर को इसमें शामिल कर लिया। तो यानी इसका जो आंसर होगा उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है। उपर्युक्त सभी होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहेंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी शामिल रहेंगे, लेकिन शामिल कौन नहीं रहेगा, जिन्होंने आदेश दिया है वो कौन है, मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं रहेंगे। तो जो चुनाव आयुक्त होते हैं उसमें 3 सदस्य होते हैं, 1+2। ठीक है। चुनाव आयुक्त में 1+2, एक तो मुख्य होते हैं, मुख्य और दूसरे 2 अदर। ठीक है। 2 अदर पद होता है। ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है। ठीक है। एक मिनट के थोड़ा, जैस्पर का संबंध किससे है। ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है USA, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। तो बताइए कि ये जो चक्रवात जैस्पर है कहाँ पे तबाही मचाया है अभी हाल ही में। तो बताइए कहाँ पे इसने मचाया है, तहस नहस या तबाही कर दी है। तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अभी हाल में जो जैस्पर है, जैस्पर
जो कि ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचा रहा है। ठीक है, जैस्पर जो है इसकी स्पीड कितनी है? चक्रवात जो है, चक्रवात, जैस्पर चक्रवात, जैस्पर चक्रवात, इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी है? 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे हवाएं चल रही है। ठीक है, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे हवाएं चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भीषण तबाही मच गई है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में तूफान को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में तूफान को, चक्रवात को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात का क्या नाम रखा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात का नाम विली विली। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विली बोलते हैं, सीधी सी बात है, विली विली, विली विली। ऑस्ट्रेलिया में तूफान, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विलीज बोलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विलीज बोलते हैं। तो हाल ही में जो चक्रवात, ये जैस्पर चक्रवात आया है, कहाँ पे आया है? ऑस्ट्रेलिया में आया है। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे हवाएं चल रही है। एक चीज देख लीजिए कि जो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में तिब्बती 9 वर्ष लोसर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? फिर से सुनिए, हाल ही में तिब्बती 9 वर्ष लोसर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हो गया सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो गया लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी हो गया नागालैंड। बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा? कौन सा सही ऑप्शन होगा बताइए। तो कहाँ, कौन सा ऑप्शन सही है? तो लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में तिब्बती 9 वर्ष लोसर महोत्सव प्रारंभ हुआ है। तिब्बती 9 वर्ष लोसर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में प्रारंभ हुआ है, और ये 15 दिन तक चलेगा। 15 डेज, ये 15 डेज चलेगा। और इसमें मुखौटा तो पहनना ही पड़ता है, मुखौटा पहनना पड़ता है। और बौद्ध धर्म के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। और लद्दाख में एक मठ है, लद्दाख में एक मठ है, बौद्ध मठ है, उसे क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? नामग्याल मठ। बहुत ही इम्पोर्टेंट मठ है, पूछ सकता है आप लोगों से। तो नामग्याल मठ कहाँ पे है? नामग्याल मठ कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित मठ है, बौद्ध धर्म से संबंधित मठ है। कौन सा? नामग्याल। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हाल ही में नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डेमोचेस्टिया एलानेंसिस कहाँ खोजी गई है? फिर से सुनिए, हाल ही में नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डेमोचेस्टिया एलानेंसिस कहाँ खोजी गई है? ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे डी नहीं होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका केरल, ऑप्शन नंबर डी आपका गोवा। बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ओडिशा, ओडिशा। ठीक है, चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पे है? आपको पता होगा ना, चिल्का झील। चिल्का झील में आपका, चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में, ओडिशा में। तो यहीं पे आपका क्या है? डेमोचेस्टिया एलानेंसिस नामक प्रजाति पाया गया है। ठीक है, कहाँ पे? चिल्का झील में। ठीक है, तो सबसे खारे पानी का झील, सबसे बड़ा खारे पानी का झील अगर कहा जाए तो चिल्का झील को ही कहते हैं। और चिल्का झील कहाँ पे? ओडिशा में है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो पुरी का जगन्नाथ
जगन्नाथ, ठीक है। और तमिलनाडु में जो फेस्टिवल जो तमिलनाडु में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो कौन सा होता है? पोंगल। और केरल का ओणम हो गया, ठीक है। केरल का जो फेस्टिवल होगा वो ओणम हो जाएगा, और गोवा का सिगमो हो जाएगा, सिगमो, ठीक है। तो देखिए उड़ीसा का जो पुरी में जगन्नाथ फेस्टिवल है, जगन्नाथ मंदिर है, वहीं पे आपका ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जगन्नाथ, ठीक है। और आपका तमिलनाडु में पोंगल और केरल में ओणम और गोवा में सिगमो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बबीता कुमारी, ऑप्शन नंबर बी है साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर सी है विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर डी है अंतिम पंघाल। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हरियाणा की है, हरियाणा की रहने वाली है और इन्हें ही उभरती हुई महिला स्टार के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? फिर से सुनिए, हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? तो किसने विकसित की है ये आप बताइए, जल्दी से बताइए। तो किसने विकसित की? आईआईटी मद्रास ने आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए कौन सा क्या विकसित किया है? अमृत प्रौद्योगिकी विकसित किया है। किसने? आईआईटी मद्रास ने किया है। अब बताइए आर्सेनिक से कौन कौन से रोग होते हैं? तो आर्सेनिक से कैंसर होते हैं, शुगर होता है, आपका बीपी बढ़ता है, ये सब की जो प्रॉब्लम होती है वो आर्सेनिक से ही होती है, ठीक है। तो पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। और किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है, ठीक है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, किसी भी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।